Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with a new chapter, that is bills of exchange. अब bills of exchange और promissory notes, ये दोनों चीज़ें हैं हमारे इसमें क्या कहते हैं इसको सिलेबस पे. ठीक है, सबसे पहले आप समझो आप कि होता क्या है दोनों चीज़. आपको याद होगा हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल के बारे में बात ऑलरेडी किया हुआ है. बट यहाँ पे हम वापस से फ्रेशली स्टार्ट करते हैं कि पहली बात बिल्स होता क्या है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो दो टर्म है, एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है प्रॉमिसरी नोट. राइट, अब सबसे पहले समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये जो टर्म है ये होता क्या है. तो बोलता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जैसे आप बोलते हो, जैसे चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ड्राफ्ट एक, डिमांड ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर लिखा रहता है, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग द पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. मतलब क्या है, अभी तक हम लोग कौन कौन समझा है, एक इंसान है मेकर, ठीक है, और एक दूसरा कोई इंसान है सर्टेन पर्सन हु विल मेक द पेमेंट. दिस पर्सन विल मेक द पेमेंट. दिस पर्सन विल डू द पेमेंट. ठीक है, अब बोला क्या कि ये जो मेकर है ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर डालता है, ऑर्डर देगा, और ये ऑर्डर इसको देगा, मतलब ये ऑर्डर देगा और साइन करेगा यही मेकर. ठीक है, ये ऑर्डर दे रहा है एक सर्टेन पर्सन को कि एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी देगा, और या तो मुझे देगा, जो मेकर है उसको देगा टू अ सर्टेन पर्सन और टू द ब्यूरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. मतलब कि समझो बोल क्या रहा है, एक बार मैं इसे इरेज करती हूँ थोड़ा सा. तो देखो बोला क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, एक है मेकर, ये क्या करेगा, ये बना रहे हैं, ये साइन करेगा इसको. ठीक है, ये ऑर्डर देगा किसको, कोई भी एक दूसरे इंसान को, ऑफ कोर्स जिसको देगा उसको मालूम होगा कि ऑर्डर बताए किस चीज़ के लिए, एक सर्टेन सम ऑफ मनी देने के लिए. किसको, टू अ स्पेसिफिक पर्सन, कोई दूसरे इंसान को, या जो कि होल्डर होगा या ब्यूरर होगा इस इंस्ट्रूमेंट का उसको. ठीक है, अब क्या बोलता है कि जब ऐसा एक ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है राइटिंग में, तो वो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है. मतलब कि मैं ये ऑर्डर दे रही हूँ और ये किसी ने एक्सेप्ट किया, तो वो एक्सेप्ट होने के बाद बन जाएगा एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, अब बोलता क्या है, एक एग्जाम्पल दिया है, सपोजली मिस्टर ए ऑर्डर करे बी को कि बी 50,000 पेमेंट करे फॉर 3 months आफ्टर डेट. मतलब कि अब ये जो 3 months आफ्टर डेट है, इसका बोलने का मतलब है कि इस डेट से 3 महीने बाद, एक स्पेसिफिक डेट, कोई एक दिन ऑर्डर होगा ना, तो उस डेट से 3 महीने बाद पेमेंट होगा, और बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है बाय साइनिंग, तब वो बन जाएगा मेरा वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. क्लियर है. अब बिल ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है. सबसे पहली बात, राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में होगा तभी वैलिड होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, दूसरा डेट होना चाहिए, तीसरा ऑर्डर होना चाहिए टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. ठीक है, नाचने गाने का ऑर्डर नहीं होता है, पेमेंट करने का ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक सम ऑफ मनी. ये अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद मनी मस्ट बी पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और टू हिज ऑर्डर टू द ब्यूरर. अब ब्यूरर मतलब बेसिकली क्या आप समझ सकते हो कि जो भी होल्डर होगा वो. ठीक है, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट बोलता है, द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड. अब जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है उस इंसान को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. क्लियर है. फिर क्या बोलता है, स्टैम्प होना ज़रूरी है. ठीक है, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बिल्स पेबल ऑन डिमांड. ऑन डिमांड, अगर देखो
इसका आपको लॉजिक बाद में समझाऊंगी मैं, पहले आप ये समझो कि प्रॉपर स्टैम्प होने का मतलब क्या है कि आप उस पर स्टैम्प लगा के उसे नोटराइज कराते हो एंड कुछ कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब ताकि वो एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट आपका बन सके, ठीक है। अब दूसरा चीज़, इन केस ऑफ बिल्स पेबल ऑन डिमांड मतलब क्या होता है, ये जो बिल्स पेबल ऑन डिमांड टर्म है, इसका मतलब है कि जब मैं डिमांड करूँ तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलता है कि जो पेमेंट करना है वो एक लीगल करेंसी में होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि INR इंडियन रुपीज़ है, या USD US डॉलर्स है, ATC बहुत सारे करेंसीज होते हैं डिफरेंटली, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है, जो ऑर्डर कर रहा है उसको बोलते हैं हम ड्रॉर, जो पार्टी एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, जिसको पेमेंट होना है उसको बोलते हैं पेई, ठीक है। हमने 3 टर्म पढ़ा अभी। पहला टर्म था ड्रॉर, जो कि ड्रॉ करता है, मतलब कि जो ऑर्डर दे रहा है या जो बना रहा है, ठीक है। दूसरा होता है एक्सेप्टर, जो कि एक्सेप्ट करता है उस बिल को, या तो बोल सकते हैं कि ही वुड बी पेइंग द बिल, दिस पर्सन वुड बी पेइंग द बिल। और तीसरा होता है पेई, टू whom द पेमेंट इज मेड, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हो गया आपके क्लियर। मोड लिख रही हूँ, मेड है ये, ठीक है, हो गया। अब एक नेक्स्ट टर्म बोलता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम फॉरेन ऑपरेशंस के टाइम पे क्रिएट कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ द वन विच इज़ ड्रॉन इन वन कंट्री एंड पेबल इन अनदर, मतलब मैं इंडियन रुपीज़ में इंडिया में इसे, हाँ, मैं इंडिया में इसे क्रिएट कर रही हूँ, मुझे पेमेंट करना है US में, वैसा, ठीक है। इसे ट्रिप्लिकेट बनाया जाता है, हर एक कॉपी इज सेंट बाय सेपरेट पोस्ट सो दैट एटलीस्ट 1 कॉपी रीचेज द इंटेंडेड पार्टी, ठीक है। 3 कॉपीज बनाया जाता है, तीनों को डिफरेंट सेपरेट पोस्ट से भेजा जाता है ताकि एटलीस्ट एक तो पहुंच जाए, इसलिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, पेमेंट विल बी मेड ऑन ओनली वन ऑफ द कॉपीज एंड व्हेन सच पेमेंट इज मेड अदर कॉपीज बिकम्स यूजलेस। अब आप देखो हो क्या रहा है, जो ड्रॉर है वो 3 सेट्स बनाएगा इस ऑर्डर का, ठीक है, वो तीनों सेट भेजेगा। सपोज ये ड्रॉर है इंडिया का, ये तीनों सेट भेज रहे हैं एक्सेप्टर को जो कि है US में, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, ये तीनों आपका किससे आएगा, डिफरेंट पोस्ट से, सेपरेट पोस्ट से, ठीक है। ये तीनों में सेम इंस्ट्रक्शन है, सेम ऑर्डर है, करेक्ट। अब क्या बोलता है कि हाँ, एक्सेप्टर को जो है अगर तीनों आ जाता है तो सिर्फ एक ही एक्सेप्ट करना है, तीनों एक्सेप्ट करने का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई भी एक कॉपीज़ के अगेंस्ट पे पेमेंट हो जाता है तो बाकी सारे यूजलेस बन जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक स्पेसिफिक दिया हुआ है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का, अमाउंट लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। 90 days आफ्टर डेट ऑफ दिस फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ द सेम टेन्योर एंड डेट बीइंग अनपेड, पे टू ऑर्डर, ये ऑर्डर दिया है मिस्टर दिस पर्सन को, वेंसेंट जॉन एंड एसोसिएट्स लंदन का, कितना 11,50,000 इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, पे करना है वेंसेंट जॉन्स एंड एसोसिएट्स को, और जो एक्सेप्टर है वो वॉलिस सन्स है, ये ड्रॉ ही हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोलते, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है फॉरेन बिल्स का, जैसे कि इंडिया में बना, बाहर पेमेंट हुआ, बाहर एक्सेप्ट हुआ, बाहर बन रहा है, इंडिया में पेमेंट हुआ है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट का। अब प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, बैंक नोट नहीं है, करेंसी नोट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है उसमें, अनकंडीशनल होता है, एंड साइंड बाय द मेकर, मेकर बनाएगा, मेकर साइन करेगा, ठीक है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ये जो बना रहे हैं ये क्या बोल रहा है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करेगा टू अ स्पेसिफिक पर्सन,
या इसके ऑर्डर पे किसी और को। ठीक है, अब हो क्या रहा है समझो, यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट ऑलमोस्ट सेम है, बट होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा था आपने देखा था, एक ड्रॉ करेगा, ड्रॉर होता है, ये ऑर्डर देगा टू मेकर एंड ये पेमेंट करेगा, राइट। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट में जो ड्रॉ कर रहा है यही इंसान पे करेगा। आप समझे, मतलब प्रॉमिसरी नोट में मुझे कोई ऑर्डर देगा तब मैं पेमेंट करूँगी, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी और फिर पेमेंट करूँगी। सॉरी, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है कि सामने वाला मुझे ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। सपोज करो ICAI मुझे ऑर्डर दिया टू पे, ये मैंने एक्सेप्ट किया होगा और उसके बाद पेमेंट किया होगा, तो ये हो गया मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज। बट अगर मैंने ही सीधे प्रॉमिस किया ICAI को दैट आई विल पे, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉमिसरी नोट। आपको समझ आया दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब प्रॉमिसरी नोट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, राइटिंग में होना चाहिए पहला चीज़, दूसरा चीज़ क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए कि पेमेंट करूँगी या करूँगा, ठीक है। सिर्फ एक्नॉलेज करने से बात नहीं होगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट मतलब कि ऐसा अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे देना है 5 लाख रुपए, मुझे मालूम है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, मुझे आपको लौटाने हैं, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको क्लियर प्रॉमिस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। फिर द प्रॉमिसर और द मेकर मस्ट साइन द प्रॉमिसरी नोट, जो बना रहा है वो साइन करेगा, मेकर एक सर्टन इंसान होना चाहिए, पेई मस्ट ऑल्सो बी सर्टन इन द सेंस कि मालूम होना चाहिए कि कौन बना रहा है, किसको पेमेंट होने वाला है वो, द सम कितना पेमेंट करना है अमाउंट वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, लीगल करेंसी में होना चाहिए पेमेंट, इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नोट जो होल्डर होगा इस नोट का उसको पेमेंट करना है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों, आप समझो, सपोज करो प्रॉमिसरी नोट मैंने बनाया और मेरे पास ही है, मैं ही बियरर हूँ इस नोट की, तो क्या मैं पेमेंट करूँगी अपने आप को, ऐसा नहीं ना होता है, इसलिए यहाँ पे एक डाल दिया कैरेक्टरिस्टिक कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। अब आप समझो, अगर मैं क्या करती हूँ, मैं मिस्टर ए को बोलती हूँ कि मैं आपको पैसे दूंगी, तो क्या ए से मुझे एक्सेप्टेंस लेने का ज़रूरत है कि हाँ मुझे दो, नहीं ना। आप ए को तो मिल जाए ना पैसे, तो उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं बना रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, वही चीज़ काफ़ी, क्योंकि एक्सेप्टेंस किसका चाहिए होगा, आप सोचो, जो पेमेंट कर रहा है उसका एक्सेप्टेंस चाहिए, राइट। तो इस केस में तो मैं बना ही रही हूँ, तो मुझे कैसा एक्सेप्टेंस चाहिए, आप समझ रहे हो, ठीक है। मैं तो बना ही रही हूँ, मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं पेमेंट करूँगी, तो मुझे इसमें कोई एक्सेप्टेंस का ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए बोलता है दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये एक स्पेसिमेन दिया हुआ है प्रॉमिसरी नोट का, मैं बना रही हूँ, उसका नाम रोहन है, एड्रेस दे दिया, डेट दे दिया, 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस, इस डेट के 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे प्रिया, प्रिया को प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं प्रिया को पेमेंट करूँगा 10 लाख रुपीज़ फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब कुछ रिसीव किया होगा मैंने, उसके लिए मैं 10 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ, प्रिया को कर रहे हैं उसके लिए, मतलब ये प्रिया हो गई मेरे लिए पे, ठीक है, जो प्रिया ही हो गई पे, ये जो रोहन है ये हो गया मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर ऑर्डर देगा टू पे, प्रॉमिसरी नोट में मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं ही पेमेंट करूँगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने 3 पार्टीज देखा था जनरली, ड्रॉर हु प्रिपेयर्स द बिल, मेक्स द बिल, drawer who generally makes the bill, drawee who generally accepts the bill, and pay who receives the payment, ठीक है।
प्रॉमिसरी नोट में हमने सिर्फ 2 ही पार्टीज दिखाते हैं, एक मेकर जो बनाता है और पेई जो रिसीव करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेड बाय एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करेगा वो पे करेगा। प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट कौन करेगा, जो बना रहा है वही पे करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं जा रही हूँ, ये आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। इस पॉइंट का आप होल्ड करके रखना। नेक्स्ट क्या बोलता है, द ड्रॉई एंड पे मे बी द सेम पर्सन इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सॉरी, ड्रॉर एंड पे, ड्रॉर कौन होता है, जो बना रहा है, ऑर्डर दे रहा है। पे कौन होता है, जिसको रिसीव होना है, जिसको मिलना है पैसे। तो मैं बना रही हूँ तो मैं ऑर्डर कर सकती हूँ सामने वाले इंसान को कि भैया आप मुझे 3 महीने बाद 10 लाख रुपए दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे सेम हो सकता है। बट प्रॉमिसरी नोट में मेकर, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, प्रॉमिसरी नोट में मेकर कौन होता है, जो प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट करूँगी। मैं मेकर हूँ, मैं ही प्रॉमिस कर रही हूँ, तो क्या बोलो, मैं प्रॉमिस करके खुद को पेमेंट थोड़ी करूँगी, नहीं ना। तो इसीलिए मेकर और पे सेम इंसान नहीं हो सकते, क्लियर है। अब नेक्स्ट बोलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो बना रहा है उसका लाइबिलिटी सेकेंडरी है। इसका लाइबिलिटी कब आएगा, जब एक्सेप्टर ऑनर नहीं कर रहा है बिल को, मतलब पे नहीं कर रहा है ऑन ड्यू डेट, तब जाके ड्रॉर की लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में जो लाइबिलिटी है वो मेकर का ही है, प्राइमरी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इकलौता लाइबिलिटी सिर्फ मेकर का है और किसी का नहीं। बट बिल ऑफ एक्सचेंज में जो फर्स्ट लाइबिलिटी होता है, फर्स्ट लाइबिलिटी होता है एक्सेप्टर का, ठीक है। सेकंड लाइबिलिटी जो होगा आपका, ये सेकंड लाइबिलिटी आपका होगा ड्रॉर का, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, आप बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी कंडीशन के बेसिस पे एक्सेप्ट कर सकते हो, बट प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड कंडीशनली। आप बिल ऑफ एक्सचेंज पे कंडीशन डाल सकते हो कि XYZ, कुछ भी आप कंडीशन डाल के उसे एक्सेप्ट करवा सकते हो, क्योंकि आपको पेमेंट नहीं करना है। बट प्रॉमिसरी नोट में कोई कंडीशन नहीं है, मैं पेमेंट करूंगी तो मैं पेमेंट करूंगी, वो क्लियर होता है क्योंकि, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई डिसऑनर होता है तो उसका नोटिस देना ज़रूरी है। प्रॉमिसरी नोट में डिसऑनर होता है तो उसका कोई नोटिस देने का ज़रूरत नहीं है। नोटिस मतलब इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करोगे ना कि अच्छा हो गया। अब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज में सपोज करो, इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, यहाँ पे लिखते चलो, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ए, ड्रॉई है बी, पे है सी। ये ऑर्डर दिया, ए ऑर्डर दिया बी को कि आप एक स्पेसिफिक डेट को सी को पैसे दोगे, ठीक है। वो एक्सेप्ट हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट सी वेट कर रहा था कि बी से पैसे मिलेंगे, बट बी ने पैसे नहीं दिए। तो ये सारे पार्टीज को इन्फॉर्म तो करना होगा ना, मतलब बी और सी को मालूम है ए को बताना होगा, या ए और बी को मालूम है सी को बताना होगा, वैसे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। बट प्रॉमिसरी नोट में कोई भी नोटिस देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर डिसऑनर होता है तो नोटेड होना चाहिए, एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड। अब नोटेड का मतलब क्या होता है ना, कि हम नोटरी के पास जाते हैं, नोटरी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे स्टैंप लगवाएंगे और बताएंगे कि ये डिसऑनर हुआ है, इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है, हम समझेंगे आगे। बट इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब आप एक चीज़ बताओ, थे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स, 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स चाहिए। ऑफकोर्स 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना डिफरेंस के लिए, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार लॉजिक समझोगे ना, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से दोनों चीज़ ऑपरेट होता है। आप वो समझोगे तो आप डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली लिख पाओगे, ठीक है। ये तो था मेरा
डिफरेंसेस ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज के साथ, ठीक है। अब जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। देखो, पहले हम समझते हैं कि मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले देखो, एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पे एंट्री क्या बताया कि जब बिल रिसीव करेंगे तो जो पेई होगा वो क्या एंट्री करेगा। उसके पास बिल आ गया, एक एसेट है जिससे पैसे आने वाले हैं, तो वो उसको डेबिट करेगा। और जो ड्रॉई या मेकर है, मतलब जिसको पे करना है, जो पेयर होगा, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ये पहला एंट्री ये नहीं है, मतलब एक दो बेसिक एंट्रीज बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोलता है, ए एक्सेप्ट कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, बी ने ड्रॉ किया था उस पर, ठीक है। तो बी के बुक से मैं क्या एंट्री करूँगी। अब समझो हो क्या रहा है, ये ड्रॉर है, इसने ए को ऑर्डर दिया कि तू मुझे पैसे देगा, ठीक है, और ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो अब वो तो मेरा वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया है। वो बी को, इसको तो पैसे रिसीव होंगे ना, तो रिसीवेबल है इसके लिए। रिसीवेबल है मतलब कि एसेट है, एसेट बढ़ेगा तब क्या करोगे, डेबिट करोगे, तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा आपका डेबिट। अब आप बताओ कि आपको बिल रिसीवेबल के नाम पे भी पैसे मिलेंगे और ए से अलग से भी पैसे मिलेंगे क्या? नहीं। तो जिसने जो एक्सेप्ट करता है या फिर जिसको पेमेंट करना है उसे हम कर देते हैं क्रेडिट, ठीक है। अब दूसरा क्या बोलता है, ये ना काफ़ी डिफरेंट एंट्रीज है। एक सेकेंड, ए सेंड कर रहा है बी को एक्सेप्टेंस, ए बी को भेज रहा है द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझो, जितना मुझे समझ आ रहा है कि ए जो है इसको पैसे देने हैं बी को, ठीक है। तो बी ने ड्रॉ किया ऑन ए, बट ए ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसने डी से एक्सेप्ट करा दिया और ये भेज दिया है बी को, ठीक है। तो इस केस में भी जो ये एंट्री करेगा वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस तो हो गया है, इसको पैसे मिलने हैं, और मुझे अब ए से पैसे तो नहीं ना मिलेंगे, जो पहले मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे, तो उस वजह से इसने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। देखो मुझे मालूम है कि ये जो बीच के एंट्रीज ऐसे यहाँ पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट हाँ हम आगे एंट्रीज आएंगे काफ़ी सारे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो एंट्रीज आएंगे तब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बार मैं इस पर तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ, हम आगे एक बार स्विच कर जाते हैं। ये ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई एक साथ, इसे हम आगे ही एक एक क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, डिसऑनर का कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट ही आ गए, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आगे एक बार ये जर्नल एंट्री स्किप करके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, फिर हम इसको क्वेश्चन के साथ देखेंगे। दूसरा क्या बोलता है, टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, यूजुअली द टर्म 90 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। अगर बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, ठीक, आफ्टर साइट बोलने का मतलब है कि देखने के बाद ही, मतलब समझो दो तरीके से मेरा बिल का टर्म स्टार्ट हो सकता है, एक होता है आफ्टर साइट और एक होता है आफ्टर डेट, ठीक है। आफ्टर साइट बोलने का मतलब क्या है कि सपोज करो मैंने 1 तारीख को बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, 3 महीने आफ्टर साइट, और जिस पे ड्रॉ किया ना उसे 10 तारीख को देखा और 10 तारीख को फिर एक्सेप्ट किया, तो मेरा बिल का पीरियड 10 तारीख से 3 महीने कैलकुलेट होगा, ठीक है। बट अगर आफ्टर डेट है, तो अगर 1 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ
भले ही कभी भी एक्सेप्ट हो, बट 1 तारीख से ही वो 3 महीने के पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे कंसिडर होना। आपको समझ आया दोनों में डिफरेंस? फिर क्या बोलता है, एक्सपायरी या ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है, द डेट ऑन विच दिस बिल विल गेट टर्मिनेटेड, उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट। ठीक है। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, ऑन डिमांड वाले इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस पर हम 3 दिन ग्रेस का देते हैं। कि सपोज करो अगर 10 तारीख को पेमेंट मिलता नॉर्मली 3 महीने कैलकुलेट करके, इस पर 3 दिन हम और ऐड करेंगे, 11, 12, 13 को पेमेंट लेंगे हम। ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल। अब बिल कब मैच्योर होगा, जिस दिन मैच्योर होगा उस दिन आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो कब मैच्योर होगा आप वो समझो। सपोज करो 1 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ किया, आफ्टर डेट था और 3 महीने के लिए। इट मीन्स कि 3 महीने बाद मुझे ये बिल का पैसे मिल जाते हैं। एक्सेप्ट सब हो गया। ठीक है। 3 महीने बाद मतलब कि 1 अप्रैल को कायदे से पैसे आ जाते, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 1 अप्रैल को मुझे पैसे आते। बट यहाँ पे क्या बताया था, डेज ऑफ ग्रेस मिलता है हर केस में 3 दिन का एडिशनल। तो मुझे पैसे कब मिलते हैं, 4 तारीख को। तो ये जो 4 अप्रैल है ये हो जाएगा मेरा डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्लियर है? ठीक है। अब अगला आते हैं कि हर केस में तो मेरा डेट ऐसे ही निकलता है। ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में जब ऑर्डर होगा तब पे करना पड़ेगा। किस केस में? ऑन डिमांड। मतलब कि जब मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड पेबल है, इसका मतलब है कि जब डिमांड होगा तब पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा बोलता है एट साइट है, इट मीन्स कि जैसे ही देखो वैसे ही पेमेंट कर दो। ठीक है। ऑन प्रेजेंटमेंट है, मतलब कि जब प्रेजेंट करेंगे तब पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। जब आप उसको प्रेजेंट करोगे बिल को तब पेमेंट करना है। बाकी सारे केसेस में जो ड्यू डेट होता है उसी ड्यू डेट पे पेमेंट होगा। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिल एट साइट का। बिल एट साइट मतलब बोलता क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई टाइम नहीं है पेमेंट का मेंशन्ड, और जब मिल जाए तब पेमेंट कर दो। ठीक है। एट साइट बोलो या एट प्रेजेंटमेंट बोलो या ऑन डिमांड, ये सारी चीज़ें एक ही होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब डिमांड हो रहा हो या जब मांगा जा रहा हो तब आप पे कर दो। ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बोलता है, बिल आफ्टर डेट। अब बिल आफ्टर डेट मतलब क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जहां पे टाइम इज मेंशन्ड। ठीक है। कि इस पीरियड के बाद या एक स्पेसिफिक डेट में या देखने के इतने दिन बाद, इस तरीके से ना, या कोई एक इवेंट होगा तो उसके बाद। मतलब कि बिल आफ्टर डेट बोलता क्या है बेसिकली कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अच्छा मुझे इस डेट को पेमेंट करना है। ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आया? ठीक है। अब आफ्टर साइड का मतलब समझो कि जब आप प्रेजेंट करोगे या जब आप देख रहे हो उसके बाद से हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट होगा बिल। अभी तक जो हमने पढ़ा ना एज सच बहुत बेसिक चीज़ है। सबसे पहले हमने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, 3 पार्टी होता है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है जिसमें 2 पार्टी होता है। दोनों का डिफरेंसेस देखा। ये कुछ जर्नल एंट्री से जो मैंने स्टार्ट तो कराया था, बट हाँ अभी आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा तो ये मैंने स्टार, कितना गंदा स्टार अपना, रुको, स्टार करके रखा है। ये हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है। टर्म ऑफ अ बिल हो गया मेरा, ड्यूरेशन ऑफ द बिल, कब स्टार्ट होता है। आफ्टर साइट होगा तो देखने के जितना पीरियड देना 3 महीने बाद।
आफ्टर डेट होगा तो जिस दिन बना उसके 3 महीने बाद। इस तरीके से कोई भी बिल का पीरियड 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। एक्सपायरी ड्यू डेट आपको समझ आ गया क्या होता है कि जिस दिन मेरा बिल टर्मिनेट हो गया उस दिन एक्सपायरी हो गया। डेज ऑफ ग्रेस आपको समझ आया कि हम एडिशनली 3 डेज देते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट पे एक्सेप्ट ऑन डिमांड वाले इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द बिल क्या बोलता है, डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस, मतलब कि किस दिन मेरा बिल मेच्योर होगा। तो अगर 1 तारीख का बिल था तो और 3 महीने का पीरियड था तो आपका मेच्योरिटी 1 अप्रैल को आएगा। कैसे आएगा, 3 महीने बाद आपका आता 3 महीने बाद आपका पीरियड आता 1 अप्रैल, उस पर हम 3 दिन ग्रेस का ऐड करेंगे तो मेरा पीरियड हो जाएगा 4 अप्रैल का, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि आपका बिल ऑन डिमांड हो सकता है, एट साइट हो सकता है, ऑन प्रेजेंटमेंट हो सकता है। ये तीनों केसेस में जिस दिन आपसे पैसे मांग लिया जाए वो हो जाएगा आपके लिए डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। फिर बिल एट साइट का आपको समझ आया कि जब डिमांड कर रहा है, मांग रहा है, उसके बाद वो कंसिडर हो, समझ आ गया। बिल आफ्टर डेट बोलने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, ठीक है। मतलब आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कि अगर मैं बोलूँ 3 महीने में कंसिडर 3 महीने का पीरियड है मेरा बिल का, बट वो 3 महीने स्टार्ट कब से होंगे, स्टार्ट होंगे आफ्टर 10th मार्च, या फिर ऑन अ स्पेसिफिक डे से, मतलब कि एक स्पेसिफिक इस दिन ही मेरा बिल प्रेजेंट करना है। या आफ्टर साइड आप समझ लो कि जिस दिन आप देखोगे उसके बाद से ये 3 महीने कंसिडर होंगे। या कोई एक इवेंट हैपन होगा तब, मैं बोलूँगी 2027 में जब आपका दिवाली आएगा उसके 3 महीने बाद। अभी तो दिवाली दुर्गा पूजा का ही सीज़न चल रहा है ना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आता है कैसे आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे किसी भी बिल का। जब बिल एक स्पेसिफिक डेट को पेमेंट करने के लिए बोलता है तो वही डेट हो जाएगा मेरा ड्यू डेट, ठीक है। अगर बिल बोलता है मेड पेबल एट स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स, तो उतने महीने के बाद उसमें लेकिन हम 3 दिन ग्रेस का अपना ऐड करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। 1 तारीख को बोलता है कि 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो 1 अप्रैल से 3 महीने बाद कितना होगा, 1 जुलाई। बट इसमें हम 3 डेज ग्रेस का ऐड करके मेरा ड्यू डेट हो जाएगा 4 जुलाई, ठीक है। अब क्या बोलता है, व्हेन द बिल इज मेड पेबल एट स्टेटेड नंबर ऑफ डेज आफ्टर डेट। मतलब क्या है कि सपोज करो डेट अगर मेरा 10 मार्च, तो इसके बाद 10 मार्च के 5 दिन बाद, तो वो 5 दिन बाद का जो डेट आएगा वो हो जाएगा मेरा ड्यू डेट, ठीक है। फिर बोलता अगर ड्यू डेट पे पब्लिक हॉलीडे है तो 1 दिन पहले ही हो जाएगा मेरा ड्यू डेट, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे सबको पहले से पता होता है, राइट। अगर जैसा आज देखा जाए 2 अक्टूबर है, आज पब्लिक हॉलीडे है। आज अगर कोई बिल मेरा मैच्योर होने वाला होता तो हम उसको 2 तारीख के बदले 1 तारीख का डेट मानते हैं, ठीक है। बट अगर कोई अनफोर्सीन हॉलीडे हो जाता है तो नेक्स्ट डे वुड बी द ड्यू डेट, ठीक है।